हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सभी बेहतरीन होंगे। ठंड बहुत बढ़ चुकी है। पहले दिसंबर में ठंड नहीं थी और जनवरी में ठंड बढ़ चुकी है। और इसी के साथ में सबसे पहले अपने लिए क्लैपिंग कर लो भाई, आपने पहली यूनिट कंप्लीट कर ली है। सेकंड यूनिट हमारी शुरू हो रही है और उसका पहला जो चैप्टर है, मतलब एनसीईआरटी को तो फिफ्थ चैप्टर है, बट जो आपकी ये यूनिट है उसका पहला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब भैया हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। हमने एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम सब पढ़ लिया। तो अब चीज़ें थोड़ी सी, हम क्या कर रहे हैं, एडवांस की तरफ जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, मेरी आप प्लेलिस्ट ऑन करके देखोगे तो पहले पॉइंट में लिख रखा है कि बेसिक टू एडवांस चलेंगे अपन। तो आप मेरे से पढ़ रहे हो और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं कि आपको बार बार वो कंफ्यूजिंग स्टेट ना रहे, है ना। तो यहाँ पर नोट्स मिल रहे हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो चैनल को। आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप फॉलो कर सकते हो, है ना। उसके बाद में क्या कर सकते हो, आपको बस रिवीजन करना है और आपका सारा के सारा जो भी बायो में प्रॉब्लम थी वो सब खत्म होती जाएगी। तो आज हम करने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर। स्वागत है आपका। ठंड में भी आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं हूँ नितिन माथुर, जो कि आपके 4 लेक्चर ले चुका है। ओके बच्चों, तो चलिए। तो ये सेकंड यूनिट है जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरह से प्लांट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जो प्लांट्स है उसके डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी क्या क्या स्ट्रक्चर है, उसकी बात करेंगे। एनिमल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर है, हम उनकी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए होने वाली है क्लास इंटरेस्टिंग। और ये यूनिट हमने जैसे पहली यूनिट को खत्म करा ना, वैसे ही सेकेंड यूनिट को भी हम खत्म करेंगे। कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर आप सर 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 क्या कर रहे हो, सर आप तो धुरंधर पढ़ा ले जा रहे हो एक एक घंटे के अंदर। बिल्कुल बच्चा, क्योंकि मैं आपका सर हूँ, मैंने पढ़ रखी है क्लासेस, आपको मैंने पढ़ा रखी है पहले भी। मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, तो मुझे मालूम है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस आपको मेरे पर विश्वास करना है और चीज़ आपके लिए आसान होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहली यूनिट खत्म करने के बाद सेकंड यूनिट, जिसका चैप्टर फिफ्थ हम स्टार्ट करने वाले हैं। नाम क्या है, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस डायग्राम को दिख रहा होगा। पहले इस डायग्राम के अंदर मुझे थोड़ा सा बताओ क्या क्या दिख रहा है आपको। आप बोलोगे मुझे दिख रही है सर एक लीफ, गुड। सर मुझे दिख रही है एक छोटी सी स्टेम, गुड। सर अगर इसके अंदर रूट दिख रही है आपको तो बोले सर रूट्स तो गायब है इसमें, क्योंकि खुद एक छोटी स्टेम है ना, बट उसमें लीफ है डायरेक्ट, है ना। तो इसी को हम इसी तरह से पढ़ते जाएंगे। अब सबसे पहली बात जो आपको टीचर नहीं बताते कि आप जब भी किसी की स्टडी करते हो तो आपको दो चीजें पढ़नी होती है कि तो मॉर्फोलॉजी, एक होती है आपकी एनाटॉमी। अब बच्चा ये है क्या चीज, इसको हम समझते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप स्टडी करो, चाहे प्लांट्स या एनिमल्स की, तो मॉर्फोलॉजी जो मतलब है इसका मैं समझा देता हूँ आपको बहुत क्लियरली शब्द में। जब आप किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म या किसी एनिमल के बॉडी की बाहर बाहर से केवल स्टडी कर रहे हो, बाहर बाहर से, उसके अंदर आप उसके सेल्स वगैरह काट कर नहीं देख रहे हो, आपको जो केवल अपनी आंखों से दिख रहा है बिना कुछ उसके अंदर चीरा फाड़ी करे हुए, चीरा फाड़ी आपको करनी ही नहीं है, केवल बाहर बाहर से। जैसे प्लांट्स की मैं बात करूँ तो आपको दिख रही है लीफ, आपको दिख रही है स्टेम, आपको दिख रही है रूट्स, है ना। तो वो क्या है, एक तरह का मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स है। क्यों? क्योंकि हमने बाहर बाहर से देख कर ही पढ़ा है। वहीं अगर मैं लीफ को या फिर स्टेम का मैं एलएस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एक या ट्रांसफर सेक्शन काट के फिर जाकर उसकी सेल पढ़ूंगा, सेल के बारे में जानकारी दूंगा, तो वो क्या एनाटॉमी। क्यों? क्योंकि आपने भैया बाहर से नहीं पढ़ रहे हो अब आप चीर फाड़ कर रहे हो। और जब आप चीर फाड़ करोगे इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप डीपली उसके अंदर जाके और जो उसके जो मोनो स्ट्रक्चर है, बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, उसको भी समझने का प्रयास कर रहे हो। तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एनाटॉमी। समझ गए? तो किसी भी चीज़ की आप जब स्टडी करते हो तो आप उसके दो करेक्टर्स पढ़ते हो, पहला है मॉर्फोलॉजी, दूसरा है एनाटॉमी। अभी हम पढ़ेंगे पहले मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे जो यूनिट आपको दिख रही है ना, इस यूनिट में पहले मॉर्फोलॉजी की ही बात करेंगे। तो चैप्टर फिफ्थ आपका है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मॉर्फोलॉजी आपको समझाई तो फ्लावरिंग प्लांट्स भी समझा देता हूँ। आपने जब फाइव किंग ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा तो वहां से आपने एक चीज देखी कि 5 किंगडम होता है, आर एच भटेकर जी ने बताया था।
कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब हमने देखा कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने देखा। प्लांटी में जब मैं चलूंगा तो प्लांटी में आपने देखा एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जब हम एनजीओ की बात करते हैं तो एनजीओ में मैंने आपको बोला था कि एनजीओ और जिम्नो, दो चीजें कंफ्यूजिंग लगेगी आपको। लेकिन जिम्नो को तो आप जिम वाली चीज से याद करोगे कि जिम में जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं? शर्टलेस घूमते हैं, है ना, नंगे ही घूमते हैं, तो नेकेड सीरीज में पाए जाएंगे। ठीक है, और पर एनजीओ, एनजीओ में तो इसका अपोजिट है जिम्नो का। वहां पर क्या होंगे? सीड जो होते हैं ना, कवर होते हैं। कवर किससे होते हैं? ऑवेरी से। और यहाँ पे ये क्या करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सारे क्या है? एंजियोस्पर्म है। मोस्टली सीरियल्स जो आती है आपकी दालें हैं वो भी एंजियोस्पर्म के मेंबर्स हैं। ठीक है बच्चा, तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हो गए? ऐसे प्लांट जो कि एंजियोस्पर्म के मेंबर्स हैं वो होंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। आगे ये बात समझ में? अब चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैंने आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वैसे मैंने आपको दिया है, बट थोड़ा सा हमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन देखनी पड़ेगी। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डील विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मैंने ये बोला बाहर बाहर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको कितना सिंपल लैंग्वेज में अगर दिखा देता हूँ। तो क्या कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी में हम? किसकी स्टडी कर रहे हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, फॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन की। किसके? एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। क्यों एंजियोस्पर्म? क्योंकि हम मॉर्फोलॉजी किसकी पढ़ रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट की। Although flowering plants show enormous diversity in size, shape and habitat. साइज, शेप और हैबिटाट में क्या करते हैं? ये अलग अलग हमको एनॉर्मस डाइवर्सिटी दिखाते हैं। समझ गए बात मेरी? क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका किसी का साइज कुछ है, कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं, किसी का साइज भी अलग अलग है, और कोई कोई कहीं कहीं अलग अलग। जैसे कुछ ऐसे हैं जो डेजर्ट में मिल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको हिली एरिया से मिल रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो आपको मैदानी एरिया में मिल रहे हैं। तो अलग अलग हैबिटाट में फ्लावरिंग प्लांट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। बट उनका जो एक प्लान है, उनका बेसिक है, वो सब क्या है? कॉमन स्ट्रक्चरल प्लान है। एक कॉमन स्ट्रक्चर पे ही बने हुए हैं। एवरी टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ, जो भी फ्लावरिंग प्लांट होगा वो उसमें क्या होगा? रूट, स्टेम एंड लीफ होगी। पक्का है। और ये बात मैं कहाँ से कह पा रहा हूँ? सर, जब हमने इवोल्यूशन पढ़ा था तो हमने देखा कि एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो, यहाँ तक कि टेरिडो में भी थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिला था यहाँ पर। चलो फिर भी आपको रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएट बॉडी देखने को मिल गई थी, लेकिन एल्गे और ब्रायोफाइट में देखने को मिली नहीं थी। पर हमने देखा इवोल्यूशन होते होते, मतलब आप जिम्नो और एंजियोस्पर्म तक आओगे तो आपको रूट, स्टेम और लीफ तो पक्का देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ रहे हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर आया था, वो है कि इसमें फ्लावर्स भी प्रेजेंट होंगे। और फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे तो इट मीन फ्लावर कब बन रहा है? जब सीड्स होंगे। और सीड्स, और जब फ्लावर सीड्स की बात कर ली तो फ्रूट भी बनेगा ही। ठीक है बच्चा, तो हमने जब बात करी फ्लावरिंग प्लांट की तो उसमें क्या क्या होगा? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, सीड एंड फ्रूट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग प्लांट मॉर्फोलॉजी इज एसेंशियल बिकॉज हमें प्लांट मॉर्फोलॉजी समझनी क्यों है? कारण क्या है? तो कारण ये मैंने तीन लिखे हैं यहाँ पे। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मतलब कि जो आपके प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है उसके बेसिस पे हमने, आप जा इसी चैप्टर में देखोगे, हमने क्या करा है? हमने कोशिश करी है कि प्लांट की लीफ की जो वीन की स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे, लीफ की भी जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे, डिफरेंट टाइप की जो रूट्स मिल रही है उसके बेसिस पे डिफरेंट हमने नाम दिए हैं। बुक नाम क्यों दे रहे हैं? एक तरह का नाम देने का रीजन ही क्लासिफिकेशन को इजी करना है। और क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं हम? किसी चीज को, स्टडी को इजी करने के लिए। क्योंकि मैंने पहले ही चैप्टर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी स्टडी है उसको इजी आप कब कर पाओगे? जब आप उसका क्लासिफिकेशन कर पा रहे हो। ऑर्गेनिज्म की स्टडी को इजी कैसे करा हमने? क्लासिफिकेशन के द्वारा। और क्लासिफिकेशन देने के लिए हमारे पास तीन साइंटिस्ट नाम आते हैं। कौन कौन से नाम याद है आपको? एक नाम था एरिस्टोटल का था, जिन्होंने क्या दिया था? ट्री
श्रब्स और हर्ब्स के बेसिस पे। एक आता है कार्लस लीनियस का, जिन्होंने बोला था कि टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देते हैं, एक तो दिया था उन्होंने प्लांटी और एक दिया था एनिमलिया। फिर आते हैं हमारे आर एच विटिगर जी, जिन्होंने दिया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों दिया क्लासिफिकेशन उन्हें? क्योंकि स्टडी को इजी कर पाए। और क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था? उनका क्लासिफिकेशन था साइज, शेप, इनके बेसिस पे था ही था, प्लस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, और इसके अलावा उन्होंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, और सेल वॉल कैसी बनी हुई है, और 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 क्या था उनका रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है। इस तरह से 3-4 उन्होंने कैरेक्टर लिए थे। तो क्लासिफिकेशन को हमने कैसा आसान बनाया, हमने कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया लिए। तो ऐसे ही जो आपकी मॉर्फोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं क्राइटेरिया बन सकता है ना। तो इसीलिए क्या करता है, मॉर्फोलॉजी की जब हम स्टडी करते हैं ना किसी भी प्लांट की, तो वो हमें हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन में एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में। ये हमें बताता है किस तरह से अडेप्टेशन हुए हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। आपने देखा होगा कि अगर आप रहते हो, मान लीजिए आप सेंट्रल इंडिया में रहते हो, है ना। बाकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे एमपी या थोड़ा राजस्थान का इधर वाला एरिया जो कि है ईस्टर्न साइड, या फिर थोड़ा गुजरात का ईस्टर्न साइड, आपका महाराष्ट्र वगैरह जहाँ पर पानी वानी अच्छा मिलता है, ठीक है। वहां पर आप देखो कि लीफ थोड़ी चौड़ी है, धूप बहुत अच्छी आती है। बट जैसे ही आप जाते हो डेजर्ट एरिया में, तो वहां हो क्या रहा है, वहां पे आप देख रहे हो वहां लीफ है ही नहीं, वहां तो कांटों जैसी लीफ है। तो वो क्या है, वो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन कह सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अगर मान लीजिए डेजर्ट में ये बड़ी लीफ हुई, तो जब भी सनलाइट इस पे पड़ेगी, एक तो सनलाइट बहुत तेज आएगी, तो इससे क्या होगा, पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन रेट बहुत हाई हो जाएगी, तो पानी का लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए कम सरफेस एरिया वाली लीफ बनती है डेजर्ट एरिया में, जिससे कि कम पानी का लॉस हो और वो कम पानी में सर्वाइव कर पाए प्लांट। ऐसे ही जब आप हिली एरिया में जाओगे, वहां भी आपको थोड़ा ऐसे ही शार्प शार्प जो लीफ होती है वैसे देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री की आपने लीफ देखी, कितनी पतली पतली लीफ होती है ना। कारण क्या है? कारण बस यही है कि वहां पे पानी का लॉस कम हो सके, और जहाँ ज्यादा पानी है वहां लीफ और बड़ी होती है। समझो मेरी बात को। तो प्लांट में भी अपने आप को प्लांट हर कंडीशन में ढालने की कोशिश करता है। और ये अडेप्टेशन एक पॉइंट टाइम पे नहीं आते। अडेप्टेशन एक बहुत लंबी प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट की। ये जो मॉर्फोलॉजी हम स्ट्रक्चर्स वगैरह की जो स्टडी करेंगे, उससे क्या हेल्प होने वाली है? एक तो हमें प्लांट फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी और इकोलॉजी में हेल्प होगी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। प्लांट फिजियो में आपका होता है किस तरह से, एक तो पहला अगर बेसिक से मैं बात करूँ तो हम पहले पढ़ते हैं जाइलम फ्लोएम की, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कौन कौन से हार्मोन्स वगैरह बन रहे हैं, उसकी बात हम करते हैं। और वो हार्मोन्स कैसे प्राइमरी जो हमारे पास चीज़ें हैं उनसे सेकेंडरी हार्मोन्स कैसे बन रहे हैं। और टैक्सोनॉमी में हम वही नॉर्मल क्लेचर वाली बात है, और इकोलॉजी में हम डिफरेंट इकोलॉजिकली वाली बातें कर रहे हैं। अब आता है हमें समझने वाली बात, वो है अ फ्लावरिंग प्लांट बॉडी इज बी डिवाइडेड इनटू टू मेन सिस्टम। आपके जो फ्लावरिंग जो प्लांट बॉडी होती है वो मेजरली दो मेन सिस्टम में डिवाइडेड है। पहली है रूट सिस्टम और दूसरी है शूट सिस्टम, ठीक है बच्चा। अब रूट सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम क्या है, इसको भी हम समझते हैं। रूट सिस्टम जो है, अगर मैं बात करूं, मैं इस पेड़ को मैं बनाऊं, तो इस पेड़ को मैं बनाते वक्त मैं एक बात देखता हूँ कि नीचे जो है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगा रूट। और जो अबव वाली पार्ट है उसको हम क्या कहलाएंगे, शूट। तो जो, एक सेकंड रुकना बच्चों, एक सेकंड। हाँ, हाँ, ठीक है बच्चा। तो अभी हम चालू फिर से एक बार, कुछ काम आ गया था इसलिए हमको जाना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ बच्चा।
तो देखो, जो ऊपर वाली साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, शूट अबव द ग्राउंड। मतलब जो ग्राउंड के ऊपर वाला पोर्शन है ना उसको हम क्या बोलेंगे, शूट। और जो ग्राउंड के नीचे उसको बोलेंगे रूट। यही सिंपल सा आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक पेड़ मैंने दिखाया, ये एनसीईआरटी के डायग्राम से। और आपको मैं एक बात बहुत अच्छे से लिख कर देता हूँ कि जो भी मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम डाले हैं वो इसलिए डाला है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। और जब एनसीईआरटी खोल कर देखो तो आपको ये ना लगे कि मैंने ये नहीं पढ़ा। क्योंकि आप पढ़ कहाँ से रहे हो, आप मेरे नोट से पढ़ोगे। और जब आप मेरे नोट से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको ये लग सकता है, फील हो सकता है कि मैंने कभी एनसीईआरटी उठाई नहीं है। बट आपने जब अगर सर से पढ़ा, नितिन माथुर से पढ़ा है, तो डेफिनेटली मैं अपना पूरा एफर्ट मारता हूँ कि बच्चों को एनसीईआरटी से दूर नहीं लेकर जाऊँ, बल्कि उसे एनसीईआरटी के और करीब लेकर जाऊँ। पता है, एक बात बताऊँ मैं आपको, कि अगर मेरे से पढ़ने के बाद अगर आपने, मान लो कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरी बात मानते हो, तो आपने जाकर एक बार एनसीईआरटी को देख लिया, तो इससे पता है फ़ायदा क्या होगा? मैंने आपको जो बातें बताई ना, वो आप एक बार एनसीईआरटी की लाइन्स को भी और अच्छे से देख लोगे। तो वो 2 बार जो चीज़ें होती है ना आपके, मैंने 2 बार आपको ऐसे नहीं बोलते कि खाना खा ले, आपने नहीं सुना, फिर आपको बोला खाना खा ले, तो आपका ध्यान जाता है। जब आप 2 बार एक चीज़ से निकलते हो ना तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाती है, इसके साथ में आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो समझ रहे हो, अगर आप चाहो तो एक बार आप एनसीईआरटी पे जा सकते हो। बट मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि मेरे नोट्स सफिशिएंट है आपके लिए। तो देखो, अच्छा, मैंने क्या बोला कि प्लांट की बॉडी की जो आपकी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें 2 आपके सिस्टम होते हैं। एक होता है शूट सिस्टम, एक होता है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आपको क्या-क्या देखने को मिल सकता है? फ्लावर, क्योंकि टॉप पर रहता है फ्लावर, आपके ग्राउंड के अबव साइड होता है। रूट, स्टेम, लीफ, बड, नोड एंड इंटरनोड। ठीक है? और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम को मैं आपको आगे भी बताऊँगा, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। और रूट जो होती है वो होती है प्राइमरी रूट, जो जिससे मेन रूट जो होती है ना, मेन रूट लंबी वाली, जिससे और छोटी-छोटी रूट जुड़ी हुई होती है, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी रूट। अगर आपने प्राइमरी रूट काट दी ना बेटा तो प्लांट खत्म है। और उसके साथ में जो आस-पास जुड़ी हुई है उसको वो बोलते हैं सेकेंडरी रूट। ठीक है? द रूट। अबे रूट क्या है इसको हम समझते हैं। तो रूट का अगर एक सिंपल फंक्शन जो कि 9th-10th क्लास के बच्चे पूछूंगा तो क्या बताएगा वो, सर ये जमीन के नीचे होती है और क्या करती है, पानी एब्जॉर्ब करती है। समझ में आई बात? तो आप भी यही बोलोगे। तो मैंने एक लाइन यहाँ पे बोली कि वो एब्जॉर्ब करती है ना, तो इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन। किसका? पानी का। और पानी के साथ में क्या ले रही है, मिनरल। तो यही तो रूट है, यही तो रूट है भाई। ये रूट कर क्या रही है, पानी ले रही है। और पानी के साथ में मिनरल्स भी ले रही है जो जमीन के अंदर है ना। और एक मैं रूट से आपको एक चीज और लिंक कराना चाहता हूँ। मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो कि कैरोलाइड रूट, मैंने एक शब्द बोला था, याद करो आप। मैंने बोला था थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास कौन सी, जो हमारे प्लांट करने वाली थी उसमें, कैरोलाइड रूट किस में पाई जाती है, बताओ मेरे को। बताओ बताओ बताओ, याद आएगा? कमेंट में लिखना जल्दी से। चलो मैं बता देता हूँ कि साइकस का नाम आपने सुना होगा। सी से कैलोइड रूट, सी से साइकस। और साइकस किसका मेंबर है, मैंने पढ़ाया है आपको, किसका है? मैंने क्या बोला था, जिम जाते हैं, है ना, वो पीते पीते हैं, तो पाइनस। और सर्कस भी करता है, तो साइकस। तो साइकस किसका, जिम्नो का मेंबर है। हाँ, देखो रूट के ऊपर हम थे, बट इस तरह से लिंक करते हुए पढ़ेंगे अपन पूरी की पूरी 11th की बायोलॉजी को। द रूट इज अंडरग्राउंड, नॉन ग्रीन पार्ट होता है, तो इसलिए ये क्या नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस में इसका कोई रोल नहीं है। डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। अभी रेडिकल क्या है इस चीज को मैं समझाऊंगा। इट इज जनरली ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल, शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब ये जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म क्या है, इसको समझ लेते हैं पहली बात। तो अगर मैं पहले बात करूँ जियोट्रॉपिज्म, तो जियोट्रॉपिज्म कुछ नहीं बच्चा, एक सिंपल सा टर्म है जियो। जियो किसके लिए यूज हो रहा है, ये हो रहा है ज्योग्राफी के लिए या फिर आपके ग्रेविटी के लिए यूज हो रहा है। आपकी जो जियो शब्द आ रहा है तो वो आपकी अर्थ से जुड़ना चाहिए। अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है। अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है। तो ऐसी चीज जो कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में, क्योंकि आप अगर ये मान लीजिए अर्थ है,
इस अर्थ में आप खड़े हैं। तो अब आप इस अर्थ को और जूम करता हूँ, तो ये आपकी क्या है, नीचे की जमीन है, जमीन पे आप खड़े हो। आप ऊपर उछले, थोड़ा सा उछले, आपने जंप करा, बट लास्टली क्या होगा, आप वापस नीचे आओगे। क्यों नीचे आओगे? क्योंकि ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही है। तो जो रूट्स होती हैं, रूट्स को आप हमेशा देखना, ये पॉट है, जैसा रखा हुआ है, इसमें ये प्लांट उगा हुआ है, ठीक है, इसके रूट्स है। बट मैंने क्या करा, मैंने गमले को टेढ़ा कर दिया, डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या रूट्स फिर ऐसे उगेगी? गलत। रूट्स फिर भी, ये प्लांट जो होगा ना, ये जो आपकी स्टेम साइड है वो तो ऊपर की साइड में उगेगा, और जो रूट्स है वो फिर भी नीचे ही जाएगी। तो रूट्स कहाँ जा रही है? रूट्स हमेशा ग्रेविटी वाले कंडीशन डायरेक्शन में जा रही है ना, ग्रेविटी वाले डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये क्या कर रही है, ये ग्रेविटी के ही डायरेक्शन में जाने के कारण इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि ग्रेविटी वाली ही डायरेक्शन इसने ले रखी है। वहीं जो आपकी जो शूट होती है, ये जो शूट है, ये क्या शो करेगी, ये शो करेगी आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्यों? क्योंकि अपोज कर रही है ना एक तरह के ग्रेविटी को, हमेशा ही ऊपर अपवर्ड के डायरेक्शन में जाएगी। वहीं रूट जो होती है हमेशा डाउनवर्ड साइड में जाती है। अब बात आती है फोटोट्रॉपिज्म की। फोटोट्रॉपिज्म क्या कहता है? फोटोट्रॉपिज्म इस जियोट्रॉपिज्म का मतलब भाई जैसा कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या हो रहा है, फोटो, फोटो मतलब जहाँ भी आ जाए ना, तो वो आप हमेशा समझ लीजिए सनलाइट से जुड़ा हुआ है। तो जब भी प्लांट को सनलाइट देखने को मिलती है, मैंने ऐसे टेढ़ा करा गमला, तो प्लांट को सनलाइट यहाँ से देखने को मिल रही है, तो सनलाइट प्लांट को उगना चाहिए था ऐसे, अभी मैंने जो बोला जियोट्रॉपिज्म, पर प्लांट पता है कैसे उगेगा? प्लांट ऐसे नहीं उगेगा, प्लांट पता है कैसे उगेगा, प्लांट फिर भी इस साइड में ही उगेगा। क्यों उगेगा? क्योंकि उसको सनलाइट देखने को मिल रही है। बट रूट को फर्क नहीं पड़ता है, रूट को नेगेटिव साइड में ही उगना है। मतलब हमेशा रूट क्या करेगी, रूट हमेशा ग्रेविटी की साइड उगेगी और जमीन के अंदर उगेगी, उसको लाइट से मतलब ही नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है ना डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। जब अपोज करे उस कॉन्सेप्ट का तो हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव, और अगर उसका साथ दिए तो हम बोलते हैं पॉजिटिव। तो ऐसे ही आपकी जो रूट है वो ग्रेविटी के सेम डायरेक्शन में कर रही थी, इसलिए हमने क्या बोला, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। वहीं पर जो आपकी रूट थी वो लाइट की तरफ डायरेक्शन में जाने की बजाय वो कहाँ जा रही थी, वो ग्राउंड की तरफ ही जा रही थी, जहां पर उसको लाइट बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो वो कहाँ कर रही है, वो अपोज कर रही है किस डायरेक्शन का, लाइट वाले डायरेक्शन का। तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। आया कॉन्सेप्ट समझ में? ये है सर का बेस्ट कॉन्सेप्ट। मजा आया आपको भाई? अब देखो डायग्राम यहाँ पर है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, जो कि इस डायग्राम में कहीं मिल रही है क्या, वो एक बात जो है, एक चीज डायग्राम्स में कहाँ गई, नहीं लास्ट में होगी, सीट्स में होगी। एक सेकंड, जस्ट 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 सेकंड, बिल्कुल। देखो इस डायग्राम को देखना आप, इस डायग्राम को मैं इसलिए बोला है क्योंकि अभी मैंने एक बात बोली कि रूट जो होती है ना, वो कहाँ से उगती है, रूट रूट उगती है हमेशा रेडिकल साइड से। तो कोई भी सीड होता है, सीड में दो कंडीशन होती है, दो चीज होती है, एक होता है प्लूम्यूल, एक होता है आपका रेडिकल। अभी जो प्लूम्यूल है ना, ये हमेशा क्या बनेगा, हमेशा शूट बनेगा, और रेडिकल जो है ना हमेशा रूट बनेगा। तो आर से रेडिकल, आर से रूट, तो रेडिकल से ही रूट का निर्माण होता है। ये बात मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। डायग्राम याद रहेगा आपको, वो हम आगे और देख लेंगे, बट मैं आपको बस ये पॉइंट को मैं थोड़ा जस्टिफाई कराने की कोशिश कर रहा था, जो कि हमने यहाँ पढ़ा था ना अभी। क्या पढ़ा था हमने, कि जो प्लांट की जो रूट्स है वो डेवलप होती है फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। सही में समझ में आ गई बात? चलो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट, रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये ज़्यादातर कहाँ मिलेगी आपको, अंडरग्राउंड में मिलेगी, हमने बात कर ली है। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होती। अभी इंटरनोड्स और नोड्स क्या है सर, ये देखना, इस डायग्राम को मैं अभी पहले बता रहा हूँ आपको। ये आपको स्टिक दिख रही है कि डंडी, डंडी से दिख रही होगी आपको, है ना, ऐसे, ठीक है। एक सेकेंड, एक चलो डायग्राम अच्छे से थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। हम्म,
ये बहुत हिल रहा है ना, मे बी। हाँ, तो चलो डायग्राम को हम थोड़ा सा क्लियर करने ज़्यादा बेटर होगा। तो इस डायग्राम को आप यहाँ देखना बच्चा, कैसे ये पेड़ बनाया मैंने, पेड़ की डंडी है, ठीक है बच्चा। दिख गया आपको? दिख गया? अब इसमें एक बात नोटिस करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट इंटरनोड क्या है। यहाँ पर आकर इस पॉइंट पे आके जोड़ा है, और ये इस पॉइंट पे आके जुड़ा, ठीक है। फिर ये आगे चला, फिर ये इस पॉइंट पे आके जुड़ा, फिर ये इस पॉइंट पे आके जुड़ा, फिर इस पॉइंट पे आके जुड़ा। तो जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी नहीं था, इसे हम बोलते हैं इंटर नोड। और जिस पॉइंट से जाकर दूसरी शाखा निकल गई, उसको बोलते हैं हम नोड। ये बात आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो है ना, ये क्या है आपकी, ये है आपकी नोड। और ये जो है, ये क्या है आपकी, ये है इंटर नोड। समझ में आ गई? इसको आप थोड़ा सा और जूम कर सकते हो चाहो तो। जूम कर देता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपके लिए इजी रहे, जो फिर आप कंफ्यूजन ना में आओ नहीं। देखो बच्चा, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको। ये क्या है, ये है आपकी इंटर नोड। और जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आई ना, ये क्या है, ये आपकी जो है, ये है नोड। और ये है आपकी जो ये मैंने बताया ना, ये वाली, ये है इंटर नोड। ठीक है बच्चा? कलर ही मिटा देना चाहिए, वरना तो आपको भी ऐसा लगेगा अरे सर। चलो एक बार और यहाँ पे, ये क्या है, नोड है। और ये क्या है, ये है इंटर नोड। ठीक है बच्चा? मजा आया समझ में? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रूट्स के अंदर इंटर नोड और नोड नहीं होती है। ये आप बात दिमाग में डाल लीजिएगा कि रूट्स के अंदर नोड्स और इंटर नोड्स नहीं होती हैं। इसमें लीव्स नहीं उगती, ये तो आपको पता है। और बर्ड्स भी नहीं होती हैं। रूट्स हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट्स हेयर क्या होते हैं, जो सेकेंडरीज के ऊपर भी बहुत हल्के हल्के से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं रूट हेयर्स। ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और अपेक्स प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। जो आपके रूट होते हैं, रूट रूट के ऊपर आगे एक छोटा सा अपेक्स होता है, इसके ऊपर होता है रूट कैप। तो वो क्या करता है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म वगैरह जो इस पे अफेक्ट करने वाले होते हैं रूट को, तो एक तरह से प्रोटेक्ट करता है रूट को। टाइप ऑफ रूट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ रूट्स क्या होता है, हम बात करेंगे डिफरेंट रूट्स के बारे में। तो इस डायग्राम को आपको दिख रहा होगा, एक ऐसी रूट सिंपल सी, लंबी सी, ठीक है। इसमें क्या है, ये तो प्राइमरी रूट हो जाएगी, और ये जो छोटी छोटी चीज़ सेकेंडरी रूट हो जाएगी। और ये आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखोगे, तो इसमें आप देखोगे बहुत सारे गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट्स। और एक होती है जो कि बहुत मोटी मोटी होती है रूट्स, उसको हम बोलते हैं एडवेंचरस रूट्स। ठीक है? अब मैं बात करूंगा कुछ खास, और वो खास बात क्या है समझिएगा। जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ एंजियोस्पर्म की। तो डाइकोटिलेडन्स जो होते हैं, मैंने क्या बोला था कि आपके जो बीज होते हैं सीड, उसमें अगर दो कॉटिलेडन्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडन्स। ठीक है? तो उनमें जो रूट्स मिलती है, वो मिलेगी आपको टैप रूट्स मिलेगी। ठीक है? प्राइमरी रूट्स डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल। मतलब जो ऊपर वाली साइड है उसको तो प्लूम्यूल कहते हैं अपन, और नीचे वाली साइड को रेडिकल कहते हैं। इससे पीसा आप याद रखिए, पूरा प्लांट बनेगा ऊपर का, और आर से बनेगी रूट्स। याद रहेगा ना रेडिकल से? तो रेडिकल से, डायरेक्ट रेडिकल से निकलती प्राइमरी रूट। ठीक है? इसमें क्या होता है, सेकेंडरी टर्शियरी हायर ऑर्डर रूट्स में प्रेजेंट होती है। अब ये सेकेंडरी टर्शियरी क्या है सर, देखो ये मोटी रूट जो थी, इसको मैंने क्या बोला, प्राइमरी। इसमें निकली सेकेंडरी रूट्स। ठीक है? इसकी भी एक छोटी बात निकली, हम बोलेंगे ये हो जाएगी सेकेंडरी, ये हो जाएगी टर्शरी। और इसमें एक छोटा रुआ निकला, उसको बोलेंगे फोर्थ। ठीक है? टेट्रा वाली या हायर ऑर्डर्स। ठीक है? एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड और ग्राम। मस्टर्ड और ग्राम में आपको देखने को मिलेगी। मस्टर्ड और ग्राम क्या है आपकी, मस्टर्ड तो सरसों, और ग्राम मतलब चना, चने में आपको देखने को मिलेगी ये चीज़। टैप रूट ग्राम का जो प्लांट आप कभी निकाल कर देखिएगा, आपको ऐसे ही मिलेगी। अब आती है फाइब्रस रूट। इसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कहाँ मिलेगी आपको, मिलेगी मोनोकोटिलिडन्स में, जैसे सीरियल्स वगैरह होते हैं ना, इनमें देखने को मिलती हैं। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, बहुत छोटी होती है, और रिप्लेस बाय क्लस्टर ऑफ रूट अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम बेस। स्टेम बेस से बहुत सारे गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर निकल जाती है, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट।
तो ये निकलती है किसमें, व्हीट और राइस में। व्हीट और राइस को आप निकाल कर देखोगे तो आपको ऐसे ही गुच्छे वाले स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी रूट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। अब आती है एडवेंशियस रूट्स। रूट्स अराइजिंग फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल। मतलब एडवेंशियस रूट्स क्या होती हैं, जो कि रेडिकल से नहीं निकलती हैं। मतलब मोस्टली तो आप देखोगे रेडिकल से रूट निकल रही है, पर ऐसी रूट जो रेडिकल से नहीं निकल रही है उसे हम क्या बोलेंगे, एडवेंशियस रूट में अराइज फ्रॉम स्टेम और लीव्स। ये कहाँ से निकलती है, स्टेम या लीफ में से निकलती है। एग्जाम्पल क्या है, बनियान, ग्रास, मॉन्स्टेरा। समझ गए आप। मतलब ऐसी चीज जो रूट्स कहाँ से निकल रही है, आपके लीव या स्टेम से निकल रही है, उसको क्या बोलेंगे, एडवेंशियस रूट्स। ठीक है। फंक्शन ऑफ रूट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, हमको पता है। एनकरेज एंड सपोर्ट, मतलब अब क्या करना है, एंकर पकड़ के रखना है, काम करती है मिट्टी को। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज करने में। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी सिंथेसिस करने में हेल्प करती है ये। ठीक है बच्चा। रीजन ऑफ द रूट्स, आपके 4 रीजन होते हैं मेन रूट्स के। रूट्स की हम बात कर रहे हैं, हमने रूट्स की टाइप पढ़ ली है, अब हम देखेंगे रूट्स के कौन कौन से रीजन होते हैं। तो 4 रीजन कौन से होते हैं, पहला रीजन होता है रूट कैप। रूट कैप का मैंने अभी बात करी कि प्रोटेक्शन में करता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी रूट को किसी भी ऑर्गेनिज्म वगैरह से या फिर किसी पैथोजेंस वगैरह से। इसके बाद मैंने बात कर लेता हूँ मेरिस्टेमेटिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइड होती है। मेरिस्टेमेटिक क्यों इंपॉर्टेंट साइड होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा, लिखिए आप, सबसे ज़्यादा या फिर सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। ठीक है। इसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ सीधी जो रूट का लंबाई होती है ना, वो इस पोर्शन से बढ़ती है। और मैचुरेशन जो रीजन होता है ना, ये वाला जहाँ पर क्या होती है, ओल्ड रूट्स होती है जो कि पहले उग चुकी हैं, यहाँ पर नई रूट्स का निर्माण होगा यहाँ पे। ठीक है। सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होगा तो सबसे ज़्यादा आपको सेल ग्रोथ यही मिलेगी, देखने को मिलेगी। आप सेल, जैसे कि अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको मान लीजिए ऑनियन रूट टिप का एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो वहाँ पर आपको पता है क्या दिखाएंगे, ये वाला रीजन दिखाएंगे, जहाँ पर आपको माइटोसिस और म्यूसिस, अगर कभी एक्सपेरिमेंट हो, म्यूसिस का तो चलो छोड़ दो, माइटोसिस की बात करते हैं। माइटोसिस का जो आपको दिखाएंगे ना सेल डिवीजन होते हुए, वो आपको मैथमेटिक रीजन की जो कटिंग होती है ना वो दिखाते हैं। क्या करते हैं उसके अंदर, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक कहते हैं पैटेटिस, जानते हो गया, उसमें करते हैं आपके पैटेटिस होता है एक, जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी को नहीं मालूम है तो बता देता हूँ। ऑनियन होता है, उसको उल्टा रखते हैं, फिर ऑनियन रात भर के लिए उल्टा रखते हैं, तो क्या होता है, जो ऑनियन की नीचे की साइड होती है ना, वहाँ से ऐसे ऐसे बहुत लंबी लंबी सी थोड़ी थोड़ी सी रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर उसको थोड़ा सा कटिंग लेते हैं, ऊपर की रूट टिप वाली रीजन ही लेते हैं, रूट टिप ही लेते हैं, वहाँ पर होता है मैरिस्टेमेटिक सेल्स वाली कंडीशन। फिर उसको स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको दिखता है कितने जल्दी वहाँ सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है। तो अब ये जो हमने 4 पार्ट पढ़े, कौन कौन से, कैप, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योर। रूट कैप क्या है, थिम्बल शेप स्ट्रक्चर। थिम्बल शेप स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना ऊपर से, तो मैंने उल्टा बना तो उसको ऐसे बना दीजिए। ठीक है। थिम्बल शेप स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ये। तो इसमें क्या होता है, आपके डेलिकेट रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करती है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आया होगा आपको। क्या करती है, रूट एपेक्स को, जो डेलिकेट रूट एपेक्स होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पर सबसे ज्यादा सेल डिवाइड होती है, सेल एक्टिवली डिवाइड होती है, मैंने आपको बताया। थिन वॉल्ड होती है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है। अब साइटोप्लाज्म होता क्या है, मैंने आपको सेल के बारे में जानकारी दी थी क्या, नहीं दी थी, बट मुझे थोड़ा एनसीईआरटी में एक बात कहनी है। शायद तक हमने 9th-10th में पढ़ लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 11th क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो है ना वो सेल होना चाहिए। रीजन क्या है, बच्चों को सेल ही नहीं पता होती। तो चलो मैं बताता हूँ कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। जो आपकी गोल सी स्ट्रक्चर या फिर आप ऐसे स्ट्रक्चर मान लीजिए प्लांट सेल है ना, इसके अंदर जो चारों तरफ जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है, इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह जो पड़े हुए रहते हैं, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम वगैरह जो भी पड़ा है, जो फ्लूइड है ना उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म है सेल का फ्लूइड। रीजन ऑफ इलोंगेशन, सेल्स इंक्रीज इन लेंथ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट। जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है ये करता है, इसकी लेंथ इंक्रीज करता है, मैंने आपको बताई बात।
एंड रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ ऑफ रूट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रूट्स की ग्रोथ के लिए। रीजन ऑफ मैचुरेशन, मैचुरेशन क्या है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैच्योर रूट्स मिलेगी। तो ये क्या है, सेल डिफरेंशिएट होती है यहाँ पे, ठीक है। रूट से डेवलप्ड हियर, रूट से यहाँ पे डेवलप होते हैं। क्यों रूट से डेवलप होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी रूट्स निकल चुकी हैं, सेकेंडरी रूट्स के अंदर रूट से आना स्टार्ट हो जाते हैं। मेन जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, मेन जोन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैच्योर रूट्स होती हैं, और मैच्योर रूट्स में क्या है, रूट हेयर्स है। और मैंने एक बात आपको बोली है कि रूट हेयर्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब जो आपका मेन एब्जॉर्प्शन कर रहे हो रूट हेयर्स के थ्रू हो रहा है। अब आता है मेन बात, जो हमने बात करी थी कि दो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के, रूट एंड स्टेम। रूट या शूट, तो शूट में कौन आता है, स्टेम। अब हम बात करेंगे स्टेम की। द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस एंड डेवलप फ्रॉम द प्लूमल ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब स्टेम क्या है, स्टेम है आपका असेंडिंग पार्ट, अबव वाली साइड, जो आपकी मिट्टी से ऊपर वाली साइड उसको हम बोल रहे हैं स्टेम वाली साइड। अब जो है आपका एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो में मैंने आपको बोला दो रीजन होते हैं, एक होता है आपका ऊपर वाला प्लूमूल और नीचे वाला होता है आपका रेडिकल। हमने देखा कि रेडिकल से तो क्या निकल रही है, रूट, और पी से प्लूमूल से, प्लूमूल से आपका पूरा प्लांट बनता है ना बच्चा, है ना बच्चा। तो प्लूमूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो द स्टेम में असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस एंड डेवलप फ्रॉम द प्लूमूल ऑफ द एम्ब्रियो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। आपके ये क्या करते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, इसमें रखते हैं। प्लांट्स की रूट्स में नहीं पाया जाता लेकिन स्टेम में है। लीव्स होती है, ब्रांचेस होती है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होता है। मतलब आपके रूट के अंदर जो कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं वो सारे स्टेम में मिल रहे हैं। समझ कैसे पाएंगे, कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे आप। एक पेड़ को दिमाग लगाओ, कोई से एक पेड़ आप सोचो जो कि फ्लावरिंग प्लांट हो। गुड़हल का मान लो आप, गुड़हल का पेड़ आपने देखा होगा फ्लावर निकलते हैं। गुड़हल का मैंने फ्लावर पहले ही स्लाइड पे लगाया भी है, अगर आपका ध्यान गया हो तो। तो गुड़हल के आपने देखा होगा कि एक तो लीफ होती है ऊपर की साइड, स्टेम के ऊपर लीफ लगी हुई होती है ना, लीफ होती है, फिर ऊपर फ्लावर होता है ना, ठीक है। और इसके अलावा उसके ऊपर क्या बनती है, फ्लावर पॉट भी बनता है, पॉट, है ना। और कहीं किसी किसी में फ्रूट्स भी लगते हैं, तो फ्रूट्स भी कहाँ लगते हैं, ऊपर ही तो लगता है, जड़ों में कहाँ फ्रूट्स लग रहे हैं। वो तो अगर आप बोलोगे सर कुछ कुछ सोचो होते जो हम बोलते हैं कि हमको तो जमीन के नीचे मिल रहा है तो वो तो फ्रूट्स होगा, नहीं सर। वो क्या है, आपकी रूट्स का ही क्या है, प्रोवर्जन है। रूट्स में ही तो मॉडिफिकेशन हुआ है, तभी तो कुछ जमीन के नीचे कुछ कुछ उगने लग गया। बट हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि स्टेम से क्या क्या लग रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स लगते हैं। यंग स्टेम यूजुअली ग्रीन होती है, तो जो यंग होती है वो ग्रीन होती है। तो अभी एक बार आप इस चीज़ को कन्फ्यूजन से भी हो सकते हो कि मेन प्लांट की जो जो मेन स्टेम है वो कैसी होती है, थोड़ी काली होती है, पर उसके तना होता है, तने के अलावा जो ऊपर उस पर लकड़ी लगी है वो थोड़ी कम काली होती है। और जो ऐसे छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकली होती है वो कैसी होती है, ग्रीन होती है। तो क्या होता है, यंग स्टेम यूजुअली ग्रीन होती है। हैज बर्ड्स, बर्ड्स होती है, टर्मिनल एंड एक्सिलरी, ठीक है। जो मैं पॉड की बात कर रहा हूँ, बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम क्या काम करती है, स्टेम करती है पानी का ट्रांसपोर्टेशन और खाने का, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल ऑफ फूड एंड मिनरल्स एंड फूड का ही क्या करती है, कंडक्शन करती है, कंडक्शन, कंडक्शन सॉरी, सपोर्ट टू एरियल पार्ट्स। क्या करती है, आपके जो ऊपर जो हवा के सब लगे हुए, मतलब आपकी जो ऊपर टॉप पे लगा है, मान लो एक फूल लगा है या फ्रूट लगा हुआ है, तो उसको सपोर्ट देने का काम करती है ना। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज में भी हेल्प करती है, लाइक पोटैटो, जिंजर, ठीक है। कैसे कैसे कह पा रहा हूँ मैं ये बात को, तो भैया आपका पोटैटो कहाँ उग रहा है, जमीन में, जमीन में उग रहा है, लेकिन जिंजर, जिंजर की होती है वो भी जमीन में। तो ये है क्या, ये है क्या, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है ब्रो, ये ना रूट है ना कुछ है, ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। तो जो पोटैटो उग रहा है और जिंजर उग रहा है ना, इसमें ट्यूबर देखने को मिलेंगे आपको, ट्यूबर जैसे ट्यूबर और राइबोसोम, राइजोम सॉरी, वो क्या है, एक तरह का स्टेम का ही मॉडिफिकेशन। मैंने आपको जो बोला ना कि अगर मैं बात करूं कि मूली या फिर शकरकंद, तो ये क्या है, ये रूट्स का मॉडिफिकेशन है। अब जिसका और मॉडिफिकेशन हो जाता है कहीं कहीं थॉर्न्स वगैरह में, थॉर्न्स के होते हैं,
थॉर्न्स भाई कुछ भी नहीं है, एक तरह का आप मान लीजिए जो तीखे पार्ट होते हैं ना, तीखे, मैंने डेजर्ट वाली बात में बताई थी आपको, है ना, तो वही प्रोटेक्शन के अंदर थॉर्न्स लग जाते हैं। या फिर आप बम्बूल, बबूल जो होता है ना, बबूल, उसकी बात कर सकते हो। वहां पर भी क्या होते हैं, जो देसी बबूल होता है उसमें आपने देखा होगा कि तीखे तीखे से कांटे निकलने लग जाते हैं, किससे, स्टेम में से, तो वो क्या है, मॉडिफिकेशन ही तो है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है बच्चा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है मतलब सर कि कोई से भी पार्ट से हम प्लांट्स बना सकते हैं। कैसे, आपने मान लीजिए कि राइजोम था, राइजोम था, उसको आपने तोड़ा और आपने जमीन में लगा दिया तो उससे नया प्लांट बन जाएगा। समझ गए बच्चा। अब बात आती है लीफ की, लीफ को समझेंगे फिर हम फ्लावर को समझेंगे, तो थोड़ा सा टॉपिक लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग मोड में पढ़ा रहा हूँ भाई, पढ़ लो अच्छे से, है ना। तो द लीफ, लीफ क्या है सर, लीफ इज अ लिटरल फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। लीफ क्या है, लीफ एक लेटरल है, फ्लैट और ग्रीन स्ट्रक्चर है। किस पे उगती है, स्टेम पे। ये कहाँ उगती है, नोड्स पे। नोड, नोड कहाँ पर होता है सर, ये, फिर खाली हो जाएगा बीच में इंटरनोड खाली, फिर यहाँ पर लीफ आ जाएगी ऐसा। या फिर डायरेक्ट ऐसा भी होता है, इधर भी लीफ उगी, इधर भी लीफ उगी, फिर खाली पड़ा। समझ गए। और कहाँ होती है, और एक्सिलरी बर्ड पे। फंक्शन क्या है लीफ का, फोटोसिंथेसिस करना, ट्रांसपिरेशन करना, ट्रांसपिरेशन वही पानी का निकालना बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। अब लीफ के पार्ट्स की हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये याद नहीं रहता है। तो अब नितिन भाई आपको पढ़ा रहे हैं, आपके सर या भाई या दोस्त, तो थोड़ा देख लीजिएगा। मैंने क्या बोला आपको, ये कहाँ उगेगा, ये तो चलो इसकी छोटी स्टेम है ना, उसका पार्ट है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं एक्सिलरी बर्ड पे उगी भी है, तो जहाँ से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। और एक हल्की सी छोटी सी आपने देखा होगा पत्ती लाइट से निकलती है, उसको बोलते हैं स्टिप्यूल। और जो छोटी डंडी इससे पूरी आपकी जो वेन्स वगैरह की जो आपको देख रहा है ना, मेन जो आपकी जुड़ी हुई रहती है, किससे, एक्सिलरी बर्ड से, उसको बोलते हैं पेटियोल। और जहाँ पर जुड़ी है उसको लीफ बेस बोलेंगे क्योंकि बेस ही वही है। और ये आपके अंदर जो बनी हुई लंबी लंबी सी बनी हुई है ना, मोटी मोटी सी, इसको हम बोलते हैं लैमिना, लैमिना। ठीक है। पर पर हमने देखा ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे अलग अलग तरह की, ये प्रोसेस जो है ना, लेमिना तो ये हो गया, देखो ऊपर का जो ग्रीन पार्ट होगा ना, लेमिना, लेमिना की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट आप को छोड़ दीजिएगा, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं लेमिना की। ये जो मेन है ना, ये होती है वेन्स, जो रेड कलर की बने ना, ये होती है वेन्स। सॉरी, जो ग्रीन पार्ट है इसको बोलेंगे लेमिना। अब जो ये लंबी लंबी से आपको दिख रही है ना, ये है आपकी वेन। अब वेन के बेसिस पे क्या हो रहा है, वेनेशन कहा जाता है, मतलब टाइप ऑफ वेन जो अलग अलग तरीके से, यहाँ पर तो आप देखो इस तरह की वेन है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसी ऐसी है, ऐसी है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। और जो ऐसे 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 खुलकर बनी हुई है, जो बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर ऐसे लंबी लंबी, बिल्कुल बिल्कुल अंत तक ही आ रही लंबी लंबी, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। ठीक है बच्चा। तो लीफ बेस, लीफ बेस क्या है, अटैचेज लीफ टू स्टेम, ये क्या करती है, अटैच करती है लीफ टू स्टेम तक या फिर एक्सिलरी बड तक। मे बियर स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल्स पे लगे हुए होते हैं, स्टिप्यूल की एक छोटी सी आपने स्ट्रक्चर देखी हो ग्रीन कलर की। इन लिग्यूम्स फॉर्म्स पुल्वेंस, पुल्वेनस, जो लिग्यूम्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आपके प्लूवेंस की फॉर्म में होते हैं। पेटियोल, स्टॉक ऑफ द लीफ, लीफ का क्या है, स्टॉक है। हेल्प लीफ टू रिसीव सनलाइट, ये क्या करता है, हेल्प करता है किसके अंदर, आपके सनलाइट के अंदर, सनलाइट को लाने के, या मतलब रिसीव करने में। पेट्रियोल क्या था, ये देखो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है रेड कलर की मैंने बनाई थी ये वाली, जो पूरा की इसको जोड़ रही है, लीफ बेस तक जोड़ रही है। लैमिना, फ्लैट ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट कंटेन वीन्स एंड विनिलेट्स। तो मैंने आपको ये, मैंने इसलिए बोला वीन्स वाली बात क्योंकि लैमिना के अंदर ही वीन्स आती है और विनलेट्स आते हैं। और ये है क्या, ग्रीन पार्ट है प्लांट का, जिसके ऊपर क्या पड़ने वाली है, सनलाइट पड़ेगी, और फिर सनलाइट से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस क्या होगा,
खाना बनेगा और खाना बनने के बाद क्या होगा, खाना बनने के बाद पूरे प्लांट्स में नीचे तक जाएगा, नीचे किसके थ्रू जाएगा, फ्लोएम के थ्रू। ये हम देखेंगे बाद में, बट मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सा। अब आती है वेनेशन। वेनेशन क्या है, वेन्स की अरेंजमेंट लैमिना के ऊपर, उसको बोलते हैं वेनेशन। वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लैमिना। तो रेटिकुलेट क्या था, रेटिकुलेट में आपको याद हो ऐसा, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ये लीव बन गया आपके, है ना। तो वो किसमें पाया जाता है, डाइकॉट्स में पाया जाता है, वेन फॉर्म नेटवर्क। वेन क्या करती है, नेटवर्क बना देती है। वहीं पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, पैरेलली चलती है वेन्स एक दूसरे के। और किसमें देखने को मिलता है, मोनोकोट में मिलता है। मोनोकोट में कैसे याद आएगा मैं बताता हूँ आपको। लंबी लीफ होती है मोनोकोट की प्लांट की मोस्टली, जो आपने कभी देखा हो, किसका प्लांट, वीट का प्लांट, तो उसमें ऐसे लंबी लंबी ही होती है ना। या राइस की बात करेंगे तो इस तरह से, ठीक है। तो वो किसमें, मोनोकोट में पाया जाएगा। पैरेलल वेनेशन किसमें पाया जाता है, मोनोकोट में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीफ। लीव्स के टाइप क्या है, लीव्स के टाइप किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो सिंपल लीफ क्या होती है, लैमिना एंटायर और इंसाइज्ड, ठीक है, लैमिना पूरा होता है। इंसिजन डू नॉट रीच मिडरिफ, मिडरिफ तक जो इंसिजन होता है वो पहुंचता नहीं है। कैसे, ये लीफ है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंसिजन जो होगा ना बीच में कट, वो जुड़े हुए नहीं होंगे मिडरिफ तक, पहुंचेगा नहीं, मिड ये मिडरिफ है ना, यहाँ तक आएगा नहीं। वहीं आपके जो कंपाउंड लीफ होती है उसमें इंसिजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिडरिफ तक अटैच रहते हैं उससे, मतलब मिडरिफ तक आते हैं। और लीफ डिवाइड इनटू लीफलेट्स, लीफलेट्स में डिवाइड होती है लीफ। अब देखो ये रही डायग्राम, ये रहा आपके सामने डायग्राम, अब आप देखो इसको, ठीक है। लीफलेट है इसमें, नीम, सिल्क या कॉटन के जो डायग्राम देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बाय ये है पिन्नेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड है कि लीफलेट ऑन रैचेस, लीफलेट ऑन रैचेस, कैसे रैचेस पे लीफलेट होते हैं। नीम आपको एग्जाम्पल याद रखना है पिन्नेटली कंपाउंड का। और पाल्मेटली कंपाउंड जो होते हैं ना, कुल्ला, लीफलेट राइज फ्रॉम वन पॉइंट, वो किस में देखने को मिलते हैं, सिल्क कॉटन, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ तो नीम की यहाँ पत्ती ऐसे थोड़ी आपने देखी होगी, ऐसे 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 करके बनी हुई होती है, ठीक है। एंड देन आपने देखा होगा ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल मिड ड्रिप तक आते हैं पूरे, है ना। वहीं पे जो सिंपल लीफ है उसमें मिड ड्रिप तक नहीं पहुंच पाता है, नॉट रिच इंसिजन जो है मिड ड्रिप तक नहीं हो पहुंच पाता है। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है किसके, नीम की बात कर रहे हैं हम, नीम। और कॉटन में क्या हो रहा है, कॉटन में आप देखोगे तो कि जो लीफलेट राइज फ्रॉम वन पॉइंट, लीफलेट जो है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये है ना, एक इधर से निकल गया तो एक उधर से ऊपर से निकल जाएगा, थोड़ा ऊपर से नीचे, अच्छा। इसमें क्या होगा, एक पॉइंट से निकलेंगे सारे, देखो ऐसे, सेम पॉइंट से। कॉटन की बात कर रहे हैं, कॉटन में होता है पाल्मेट्रिक कंपाउंड लीव्स, ठीक है। अब आता है फाइलोटैक्सी। भाई फाइलोटैक्सी क्या है, फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट लीव्स का ऑन स्टेम, स्टेम पे कैसे लगी हुई है लीव उसके ऊपर बेसिस पे होता है। पहला है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव में अल्टरनेट भी कहते हैं इसको। इन अल्टरनेट फाइलोटैक्सी a single leaf arises at each node in alternate manner as in China rose, mustard and flower, sunflower। मतलब देखो ऐसा, ये किधर लग गई, फिर नीचे जाकर इधर आ जाएगी, फिर नीचे इधर, फिर इसके नीचे, मतलब सेम नोड से नहीं निकलेगी, ईच नोड से अल्टरनेटिवली वे में निकलेगी लीफ। किसमें देखने को मिलती है, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में। वहीं इसका अपोजिट क्या है, अपोजिट है गुआवा एंड क्लोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में क्या होता है, इस पॉइंट से निकली तो इसी नोड से दूसरी निकल जाएगी, इससे और इससे अपोजिट है ना एक दूसरे के। इन अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीफ अराइजेज एट ईच नोड। यहाँ क्या निकल रहा है, पेयर ऑफ लीफ निकल रहा है। वहां पर क्या हो रहा था, अल्टरनेटिव वे में एक एक लीफ निकल रही थी, सिंगल लीफ अराइज हो रही थी एट ईच नोड। और कहाँ कहाँ मिल रहा था, मस्टर्ड में, और आपके किसमें, मस्टर्ड के अलावा आपके चाइना रोज में और सनफ्लावर में। वहीं आपके अपोजिट किस में देखने को मिलते हैं, गुआवा और कैलाट्रोपिस में। और होती है वोल्ड, वोल्ड की बात करेंगे अपन, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, बिकॉज थोड़ा बड़े हो गए नोट्स तो मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके, हाँ।
वोल जो होता है ना, इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ वोल, इट इज कॉल्ड वोल। ये किसे मिलता है? अल्स्टोनिया में। अब वोल क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है ये, थोड़ा सा इनका एडवांस लेवल है। कैसे एडवांस लेवल है? एक नोड है, उससे ही दो तीन लीव्स निकल जाए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़िए, मोर देन टू लीव्स निकल जाए एट अ नोड, नोड के ऊपर से दो या तीन लीव से ज्यादा निकल जाए, और क्या बना ले? वोल, एक फूल लाइक स्ट्रक्चर बना ले, उसको क्या बोलते हैं? वोल फाइलोटैक्सी। तो किसमें मिलती है? अल्स्टोनी में मिलती है। हमने वो पेड़ आपने देखा होगा, वो डेकोरेशन में काम आता है, तो वहां पर कैसी होती है? वोल। अब से आप क्या करोगे, जब कोई भी प्लांट को देखोगे तो एक बार कोशिश करिएगा कि उसमें कौन सी किस टाइप की वेनेशन है, उसमें किस टाइप की फाइलोटैक्सी है, किस तरह का आपका रूट्स मिल सकती है उसमें। आप थोड़ा सा चीज़ों को क्या करोगे, आपको डेली यूज में लाओगे ना, तो चीज़ें आसान लगेगी आपको। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम भी बना रखा है, डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिनिमाइज की जगह मैक्सिमाइज करता हूँ, फिर हम देखते हैं। तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी से ही है, चाइना में आप देख सकते हो किस तरह से किस टाइम है, फिर एक यहाँ लगी ली, फिर एक यहाँ लगी है, फिर एक यहाँ लगी है, फिर एक यहाँ लगी है। वहीं गुआवा में कैसा हो रहा है, एक यहाँ लगी है तो फिर उसके अपोजिट में ही लगी हुई है। इस तरह को हम क्या बोल रहे थे? अपोजिट वाला। इसको हम क्या बोल रहे थे? अल्टरनेरिया, है ना, अल्टरनेटिव। और ये अल्स्टोनिया में कौन सा मिलेगा? वोल्ट। कैसा मिल रहा है? ये नोड, ये नोड, ये मान लीजिए नोड, तो एक दो तीन चार पांच ऐसे लीफ निकल रही है। इस तरह का डायग्राम आप बनाना चाहो तो कॉपी में बना सकते हो। इससे क्या रहेगा? कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, आपको हैंड टू हैंड याद आ जाएगी चीजें। ठीक है बच्चा, अभी हम चलते हैं एनफ्लोरेसेंस, इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा सा अब हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी इसमें। कारण क्या है? कारण ये है कि ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन काम का है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सॉरी, एक सेकंड। ठंड चढ़ गई शायद तक, क्योंकि मैं खड़ा हूँ, थोड़ा सा खड़े होकर पढ़ाता हूँ, तो हवा बहुत, अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। मेहनत चल रही है, तो आप भी मेहनत करिए मेरी तरह। ठीक है बच्चा। तो इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जो फ्लावर की एक्सिस है उस पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। A flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem, internal do not elongated and the axis gets condensed। अब ये बात क्या कहना चाह रहा है मैं समझा देता हूँ। फ्लावर जो होता है ना, वो हमेशा कहाँ पर होता है? मॉडिफाइड होता है शूट के ऊपर, है ना, मॉडिफाइड वर्जन होता है शूट का। When the shoot apical meristem change to floral meristem, जो आपकी एपिकल मेरिस्टम समझते हो क्या होती है? शूट एपिकल मेरिस्टम, ये ऊपर वाली पोजीशन, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। जहाँ पर मेरिस्टम आ जाए ना, मेरिस्टमेटिक टिश्यू हो जाए, मेरिस्टमेटिक का रीजन आ जाए, तो वहां पर ये मान लीजिए सेल डिवीजन बहुत हाई है। तो अ फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट ही तो है। और क्या है? यहाँ पर हो रहा है शूट एपिकल मेरिस्टम में चेंजेस। क्या बन रही है? वो फ्लावर मेरिस्टम बन रही है। और इंटरनोड जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनोड इलोंगेशन नहीं होता है। और जो एक्सिस होती है ना, वो कंडेंस हो जाती है, थोड़ा सा मतलब इकट्ठा हो जाती है, कंडेंस। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्लोरोसेंस पढ़ रहे हैं। इन फ्लोरोसेंस होता बस सिंपल सा वर्ड ही समझ लीजिएगा कि किस तरह से फ्लावर लगा हुआ है, वो ही है एनफ्लोरेसेंस। जो आपके फ्लोरल एक्सिस है उस पे फ्लावर किस तरह से अरेंज है। ये पॉइंट आपको अगर बोर्ड्स का एग्जाम है तो लिख कर आना है भाई, लिख कर आने ही है। और नोट्स को रट जाओ ना भाई, बस कुछ नहीं, छाप जाओ। 11th से बोर्ड नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके मेन जो पेपर आएंगे ना, उसमें लिख कर आना आपको। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, क्या टाइप होते हैं? एक होता है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, जो मेन एक्सिस होती है वो ग्रो करती रहती है। फ्लावर अरेंज इन द एक्रोपेटल ऑर्डर, फ्लावर जो होते हैं वो अरेंज होते हैं किसके फॉर्म में? एक्रोपेटल फॉर्म में, एक्रोपेटल ऑर्डर में। ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा है रेसिमोज का। तो जिसमें क्या होता है, मेन एक्सिस जो होती है ना, मेन एक्सिस ये वाली है ना, ये साइड में लगते रहेंगे पर मेन एक्सिस ग्रो करती रहेगी। ठीक है बच्चा। और इसमें जो फ्लावर होंगे ना, वो एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर में।
अब आते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, मेक्स मेन एक्सिस जो होती है ना उस पर टर्मिनेट्स इन फ्लावर। जो भी मैंने क्या बोला आपको, शूट्स होती है ना वो खुद ही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऊपर अब इसमें क्या होगा, ऊपर ग्रोथ नहीं होगी वहाँ। जैसे यहाँ पर ऐसे मोड में क्या हो रहा था, जो मेन एक्सिस थी वो तो और कंटिन्यूली ग्रोथ कर रही है, उसके साइड में फ्लावर लग रहे हैं। पर यहाँ पर देखिए ऊपर जो मेन है ना वही ग्रोथ बनकर इसमें वही फ्लावर बन गया। ऐसी साइड की जो निकल रही है वही फ्लावर बन गया, ऐसी साइड की निकल रही है वही फ्लावर बन गया। तो मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है इसमें फ्लावर में। फ्लावर अरेंज इन बेसिक पेटल ऑर्डर। बेसिक पेटल ऑर्डर क्या होता है कि आ, इस तरह का जो उस तरह का ऑर्डर जो आपको देखने को मिला ना, इसको बोलते हैं बेसिक पेटल ऑर्डर। ठीक है। अब बात आती है द फ्लावर। फ्लावर है क्या। हमने फ्लावर के अरेंजमेंट को देखा। फ्लावर के अरेंजमेंट दो तरह के थे, रेसिमोज और साइमोज। और रेसिमोज में क्या देखा हमने, हमने देखा कि अगर एक्सिस का लगातार ग्रो हो रही है तो फ्लावर का लगेगा, नीचे साइड लगेगा। तो फ्लावर लगता है तो उसको बोलते हैं हम रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। और एक होता है काइमोज या साइमोज, कुछ भी कह लीजिए। उसमें क्या होता है, उसमें जो मेन जो एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है किस में, फ्लावर में। और ये किस तरह के फ्लावर उगते हैं, वैसे पेटल ऑर्डर में उगते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लावर की। तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर जो होती है ना रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म की। आपको इसलिए कह पा रहा हूँ ये बात क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि एंजियोस्पर्म के ही प्लांट्स फ्लावर में कहलाते हैं ना। एंजियोस्पर्म क्यों है, क्योंकि इसमें जो सीड है वो नेकेड नहीं है, उस पर एक ओव्यूल है, ओवेरी है सॉरी, है ना। और ओवेरी क्या बनाएगी बाद में, सीड बनाएगी, और सीड फ्लावर। द फ्लावर इज a reproductive unit of angiosperm and it is specialized for sexual reproduction. It represents a modified shoot in which the shoot apical meristem transforms into a floral meristem. जबकि शूट एपिकल मेरिस्टम है ना वो क्या करती है, बदल जाती है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टम में। एज a result, internet do not elongate and the floral part are borne closely on a swollen axis। ठीक है बच्चा, ये बात शायद मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि इसमें इंटरनोड जो होती है वो elongate नहीं होती है, और फ्लोरल पार्ट्स आर बोर्न एंड क्लोजली ऑन द swollen एक्सिस। जो फ्लावर है कहाँ लगेगा, वो किसके क्लोजली कहाँ उगेगा, स्वलन एक्सिस जो होगी ना, जो आपकी कंडेंस हो पाती है वहां पर उगना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है इनकी, ये क्या है थैलेमस, ये चीजें क्या है। थैलेमस रिसेप्टिकल, द स्वलन एंड ऑफ द फ्लोरल स्टॉक। जो स्वलन एंड होता है ना नीचे जो फ्लावर स्टॉक के है ना, पेडिकल जिसको हम कहते हैं, ऑन विच ऑल फ्लोरल बोल्स आर अरेंज इज कॉल्ड थैलेमस। मतलब ऐसी थैलेमस है क्या, थैलेमस वो जगह है जहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं स्वॉलन एंड, सूजा हुआ या कंडेंस्ड एंड है, जहाँ पे फ्लावर की स्टॉक की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पे लगने वाले हैं आपके फ्लोरल वॉल्स अरेंज हो जाएंगे। मतलब एक ऐसी स्वॉलन जगह, सूजी हुई जगह, कंडेंस जगह, जहाँ पे अरेंज होने वाले हैं फ्लोरल वॉल्स को, उसको हम बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल्स। अब हम बात करेंगे फ्लोरल वॉल्स क्या होते हैं। टिपिकल फ्लावर जो होता है ना उसमें फ्लोरल वॉल्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर चार तरह के फोर आप कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फोर फ्लोर्स। ठीक है, फोर वॉल्स होते हैं अरेंज सक्सेसिवली फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अभी है क्या, समझने का प्रयास कीजिएगा। चार कौन कौन से हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो है ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें आपका स्टैमेंस वगैरह आता है। गाइनोशियम होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल कह सकते हो आप। और कैलिक्स क्या, कैलिक्स होता है जिसमें आपके सेपल्स आते हैं, या फिर यूजुअली ग्रीन एंड प्रोटेक्टिव कवर होते हैं कैलिक्स। कोरोला होता है अट्रैक्टिव पार्ट, पेटल्स की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपने अगर फ्लावर एक दिमाग में आप लगा कर देखो, आपको डायग्राम यहाँ पर कहीं है क्या, देखा है, एक सेकंड डायग्राम होगा कहीं ना कहीं, उस डायग्राम में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ क्या चीज़ में बात कर रहा हूँ। बच्चा ये देखो पार्टिकल है, ये जो नीचे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेपल। और ये क्या कहला रहा है, कैलिक्स कहला रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जो आपका पेटल्स की बात करेंगे हम, वो किस में आएगा, कोरोला में आएगा। और गाइनोशियम में क्या आएगा, ओवरी वाली बातें करेगा। एंड्रोशियम में क्या आएगा, एंथर वगैरह आएगा, एंथर और स्टैमेन वगैरह की बात करेगा। यही तो है देखो, कैलिक्स क्या है, सेपल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं।
कोरोला जो आपके कलरफुल पेटल्स की बात कर रहे हैं, और एंड्रोशियम क्या है, स्टैमेन और एंथर की बात कर रहे हैं। गाइनेशियम क्या है, आपके आपके पॉलन ट्यूब जो बनती है वो वो पॉलन ट्यूब वगैरह बाद में बनेगी, चलो वही बता बात है वही। लेकिन जो आपकी बड़ी सी स्ट्रक्चर बाद में स्टिग्मा वगैरह की बात कर आपके ओवरी वगैरह को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो गाइनेशियम। तो डायग्राम को ध्यान रहना चाहिए, डायग्राम हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे मन हुआ तो, क्योंकि एडिट करना बार बार पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होने के बाद बनती है। तो कैरल क्या है, कैरला और कोरेला और कैलिक्स क्या है, एक एक्सेसरी ऑर्गन्स है। वहीं पे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसको हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि इसके पास क्या है, एंथर है और स्टिग्मा है, जो कि क्या करेंगे बाद में, एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स बाद में जाकर आप क्या करेंगे, गाइनोशियम में जाके आपकी ओवरी से, ओवरी में जाके आपके जो एग सेल है उससे जाकर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा ना। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन ही शो हो रहा है। तो इसलिए एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अब बात आती है पेरियंथ क्या है। पेरियंथ कुछ नहीं है, जैसे लिली का फ्लावर है, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। जैसे लिली के फ्लावर में आप देखेंगे कि जो कैलिक्स और कोरोला मतलब सेपरेट पेटल्स हैं वो अलग अलग नहीं है। इन सच केसेस जो फ्लोरल लीव्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेरियंथ। तो जो कलेक्टिवली जो फ्लोरल लीव्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पेरियंथ कहेंगे। जहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप कैलिक्स और कोरोला को, उससे हम बोलते हैं पेरीएंथ। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है, कैलिक्स एंड कोरोला में। एंड इंडिविजुअल मेंबर आर कॉल्ड टेपल्स। टेपल्स वाली बात अगर आप नहीं भी याद रखें, बट आप ये याद रखें कि कोरोला और कैलिक्स जो है अगर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहे हैं, नॉट डिस्टिंक्ट, जैसे लिली का एग्जांपल याद रखिएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ कहते हैं। उस फ्लोरल लीफ कलेक्शन को हम पेरियंथ कहते हैं। अब बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फ्लावर की। फ्लावर दो तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रेजेंटेशन करता है। कैसे, ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है। तो उसमें क्या है, दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट है, मेल भी है, मेल वाली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वही प्रेजेंट है, और फीमेल का गाइनोशियम भी प्रेजेंट है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फ्लावर जो कि खुद ही कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल के अंदर कि आइदर एंड्रोशियम प्रेजेंट हो या फिर आइदर गाइनोशियम प्रेजेंट हो, उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब इस केस में क्या होगा, जैसे कि पपाया है या कुकुम्बर है, इसमें आपको जैसे अगर मेल और मेल अगर आपके पास प्लांट है तो आपको फीमेल प्लांट की भी जरूरत होगी, तब जाकर आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो पाएगा। बट यहाँ पर आपको कोई अदर प्लांट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको एक ही प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर में आपके एंड्रोशियम, एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है, आपको एंड्रोशियम भी मिल रहा है और गाइनोशियम भी मिल रहा है। दोनों की दोनों कैपेबल हैं एक दूसरे की दोनों मैटिंग करने के लिए, मतलब सिंगल फ्लावर कैपेबल है न्यू ऑफ स्प्रिंग बनाने के लिए। समझ रहे हो मेरे पास, मेल और फीमेल एक ही में है तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल क्या होंगे, जिनमें मेल हो या फिर आइदर फीमेल हो, मतलब एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, तो वो कहलाएगा यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल वो होगा जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। बाइसेक्सुअल का एग्जांपल याद रखिएगा, मस्टर्ड एंड लिली। और लिली के लिए हमने क्या बताया, पेरियंथ एक चीज बताई ना आपको, पेरियंथ का एग्जांपल लिली है, याद रखिएगा। मस्टर्ड लिली पेरियंथ का लिली पेरियंथ का एग्जांपल भी है, और लिली एक बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है। और यूनिसेक्सुअल में कुकुम्बर और पपाया। सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स, अब ये क्या है, फ्लावर किस तरह से उसमें मतलब रिप्रेजेंट पेटल्स वर्ग जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तीन तरह की सिमेट्रीज, एक्टोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक एंड असिमेट्रिक। मे भी यहाँ पर डायग्राम डाला है, क्या देखिए एक बार, नहीं डायग्राम नहीं डाला है, चलिए कोई बात नहीं। तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कैसे, आपका कहीं से भी आप काटेंगे, कहीं से भी काटेंगे, तो वो क्या करेगा, आपको टू इक्वल प्लेन देगा, टू इक्वल हाफ देगा। क्योंकि हमने ह्यूमंस में भी देखी, ह्यूमंस और एनिमल्स में भी देखा था। तो ये क्या सिमेट्री की जब भी बात आई तो सिमेट्री का, अब मैंने अब यहाँ पर आपको गलत डेफिनेशन बताई शायद तक,
मैंने शायद ये बोला था सेपल पेटल्स की बात, वहाँ पर मेरे को कहना चाहिए था, मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ, मैंने इस पॉइंट को देखा नहीं। मेरे को ये वाली बात याद आ गई क्योंकि मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा यहाँ पे, कंफ्यूजन इन द सेंस कि मुझे ये वाली चीज़ याद आ रही थी, एस्टिमेशन वाली बात मेरे दिमाग में चल रही थी, सॉरी। हाँ तो चलिए मैं थोड़ा अपनी फॉल्ट मानता हूँ। तो देखो अच्छा, यहाँ पर सिमेट्री का मतलब है कि किसी एक हाफ से भी आप काटोगे, किसी, है ना, किसी भी प्लेन से आप काटोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो वैसे ही एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, रेडियल सिमेट्री को ही शो करते हैं। जो एक्टिनोमॉर्फिक किस में देखने को मिलती है, मस्टर्ड, दतूरा और चिली में देखने को मिलती है। जाइगोमॉर्फिक होती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री मतलब होता है कहीं ऐसे प्लेन से काटो कि आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, ठीक है, ओनली बाय वन वर्टिकल प्लेन, एक प्लेन से काटने पर ही। अब आप अगर जैसे मान लीजिए ऐसा कोई एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है, तो मैं इसको ऐसे काटूंगा तो इक्वल इक्वल प्लेन में, लेकिन मैं ऐसे काटूंगा तो नहीं होगा ना इक्वल प्लेन में। तो एक पर्टिकुलरली आप मतलब प्लेन से काटते हो तो आपको वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल बायोलेटरल सिमेट्री, या मतलब जाइगोमॉर्फिक। इसमें देखने को मिलता है पी, गुलमोहर, आपके बीन और कैल्शियम है। और असिमेट्रिकल जो इरेगुलर होता है वो होता है काना, कहना, जिसमें क्या होता है इक्वल हाफ में कभी डिवाइड नहीं हो जाते किसी प्लेन से भी काटो आप। अब आता है मैरो सिटी ऑफ फ्लावर, ठीक है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस तीन है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ट्राइमेरस क्या है, फ्लोरल पार्ट जो होता है वो मल्टीपल होते हैं तीन के, ठीक है। टेट्रामेरस जो होता है फ्लोरल पार्ट जो होते हैं मल्टीपल होते हैं फोर के। पेंटामेरस जो होता है ना फ्लोरल पार्ट जो है वो मल्टीपल्स होते हैं फाइव के, ठीक है। यही आपके मैरोसिटी होते हैं। ब्रैक्टेड फ्लावर्स, प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस्ड लीफ, ब्रैक्ट एट द बेस ऑफ पेडिकल। जो पेडिकल होते हैं उस पर रिड्यूस्ड लीफ जो होती है ना वो होते हैं ब्रैक्ट, और उसको बोलते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर्स। और इब्रैक्टेड फ्लावर्स जिसमें ब्रैक्ट्स एब्सेंट होते हैं। तो ब्रैक्टेड फ्लावर वो होते हैं जिनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर रिड्यूस्ड लीफ को बात कर रहे हैं, ब्रैक्ट क्या है, ब्रैक्ट है रिड्यूस्ड लीफ। अगर वो प्रेजेंट है पेडिकल पे तो उसको हम बोलेंगे ब्रैक्टेड फ्लावर। और जब अगर ब्रैक्ट्स नहीं है, वो रिड्यूस्ड लीफ नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे इब्रैक्टेड फ्लावर। पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स विद रेस्पेक्टेड टू ओवरी। अब बात करते हैं हम फ्लोरल पार्ट्स की। ओवरी की मतलब ऐसा कि अगर जहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है वहीं पर उसके फ्लोरल पार्ट प्रेजेंट है उसको अलग नाम देंगे। तो पोजीशन देखना चाहते हैं हम फ्लोरल पार्ट्स की, कहाँ का पोजीशन है ओवरी से कंपेयर कर कर, और उसको हमने नाम दिया है। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कैरुला, एंड्यूशम इन रिलेशन टू द ओवरी ऑन द थैलेमस, फ्लोवर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। मतलब बच्चा, हमने क्या बात करी कि ऐसे ऐसे फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर आपके ओवरी है, ऐसे निकल रहा है, ये क्या निकल गया आपके स्टैमेंस, और ये ऊपर एंथर लगे हुए हैं। तो इस ओवरी से हम ओवरी के रेस्पेक्ट में जो आपकी कोरोला है, जो आपकी कैलिक्स हैं जो सेपल से नीचे लगे हुए हैं, उनके उनके पोजीशन को कंपेयर करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पोजीशन हमने नाम दिए हैं। तो नाम कौन कौन से नाम देखते हैं, हाइपोगनास फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर और एपिगाइनस फ्लावर। तो गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, मतलब जो आपके ओवरी वाले पार्ट है वो सबसे ऊपर होगा, और बाकी जो आपके पार्ट्स है वो नीचे से निकले हुए होंगे, ठीक है। अदर फ्लोरल पार्ट्स अराइज बिलो द ओवरी, मैंने आपको जो बात बताई ये वाली बात। तो ये मान लीजिए इस तरह का डायग्राम बनाकर देख लीजिए, इस तरह से निकले हुए सारी चीज़ें, ठीक है। इसका ये ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है, उसमें एग्जाम्पल क्या, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। और पेरिगाइनस फ्लावर क्या होते हैं, जहाँ से ओवरी निकल रही है वहीं से ही आपकी उसी पोजिशन से बाकी पार्ट निकल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिगाइनस फ्लावर। अदर फ्लावर प्लांट अराइज फ्रॉम द रिम ऑफ द थैलमस एट द सेम लेवल, ओवरी इज हाफ इंफीरियर। यहाँ पर ओवरी जो है हाफ इंफीरियर होती है, क्यों होती है, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन से ही निकले हुए होते हैं। एग्जांपल क्या है, प्लम, रोज, पीच। और अब आता है आपन एपिगैनस फ्लावर। यहाँ पर क्या होगा, जो बाकी जो पार्ट्स हैं आपके क्लोरेला, कैलिक्स और एंड्रोशियम, ये सब कहाँ से निकले हुए होंगे, ये थोड़ा अबाव साइड से निकले होंगे, अबाव द ओवरी। तो क्या लिखा हुआ है, थैलेमस ग्रोज अपवर्ड द एनक्लोजेस द ओवरी कंप्लीटली। मतलब अब देखो क्या होगा, अभी ओवरी है, अब मान लो
कि यहाँ से निकले हुए हैं, तो क्या करेंगे, ढक लेंगे ना ओवरी को, तो ओवरी क्या हो जाएगी, एनक्लोज हो जाएगी पूरी पूरी। तो यहाँ पर ओवरी क्या इंफीरियर है, एग्जाम्पल क्या, गुआवा, कुकुम्बर, रीफ, फ्लोरेस्ट ऑफ सनफ्लावर। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, जो कि आपको बताने का मैंने कोशिश करी थी, उसी को हम डायग्राम में देखते हैं, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं इससे। देखो बच्चा, पहली चीज जो है ना, वो है हाइपोगाइनस की, जिसमें ये ओवरी आपको दिख रही है ना। इस ओवरी के नीचे से, इस ओवरी के नीचे से, एक सेकेंड, इस ओवरी के नीचे से आप देख सकते हो, यहाँ से क्या निकल रहा है आपके, एंडोशियम मतलब स्टैमेन और एंथर। यहाँ से आपके नीचे से निकल रहा है, क्या है ये, पेटल्स, इसको क्या बोलते हैं, कोरोला। और ये नीचे जो है सेपल्स, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। तो ये तो नीचे से निकल रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, हाइपोगेनस। इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, एग्जाम्पल मस्टर्ड और चाइना रोज। अब बात आती है ये वाली, इसमें क्या है, बी वाले में क्या हो रहा है, इस पोजीशन से ही ओवरी निकल रही है, और इसी पोजीशन से, ठीक है, पोजीशन से निकल रही है। और यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, इसमें छोटे हैं एंडोशम का, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओवरी से बराबर लेवल में निकल रहे हैं, और ये थोड़ा सा ऊपर निकल गए। तो यहाँ पर क्या हो रही है, हाफ इंफीरियर हो रही है ओवरी, और किस में देखने को मिलता है, रोज में देखने को मिलता है। ये भी इसमें जो पेरिगैनस का ही है टाइप है, ये भी पेरिगैनस सी वाला भी है ना। तो इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है ओवरी के बराबर में ही है आपके गाइनोशियम, सॉरी, गाइनोशियम के बराबर में एंड्रोशियम और कैलिक्स और कोरोला है। बट मैं बात करता हूँ एपिगाइनस की, तो यहाँ पर क्या होता है, ओवरी थोड़ी इंफीरियर हो जाती है। देखो ओवरी कितनी नीचे रह गई, और कितना ऊपर से निकल रहा है ना आपके, क्या है ये क्या हो गया आपके एंड्रोशियम, ये क्या हो गया आपके कोरोला, ये क्या हो गया कैलिक्स। और आप एक बात नोटिस करेंगे, ये कितना ऊंचे से निकल रहे हैं, तो इसने क्या करा, इंफीरियर कर दिया ओवरी को। ठीक है बच्चा, हाइपो, पेरी, एपी, बस इस तरह से याद रखना है हमको। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, हमने देख लिया था, पर फिर भी अगर हम और देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इन डायग्राम को मैं अगर मिटा देता हूँ, चलो मिटाना तो क्या है, इसको मिटाता हूँ, बाकी तो कोई बड़ी बात लिखी नहीं मैंने यहाँ पे। तो देखो, कोरोला कैलिक्स क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से बात करी कि सेपल्स होता है, ग्रीन पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस, 2 टाइप होते हैं इसके, आसान सी चीज थी। कोरोला क्या होता है, पेटल्स होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन का काम करता है पॉलिनेटर्स वगैरह को। एंड्रोशियम क्या होता है, जिसमें आपके स्टेमन वगैरह होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आज थोड़ी सी, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर और चीज़ें तब नहीं, बस थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ ये सारी क्या क्या, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन इसके 2 पार्ट्स में अगर बनाऊँ तो कैसा लगेगा आपको, मुझे तो 2 पार्ट बनानी चाहिए, हमें एस्टिमेशन कल पढ़ना चाहिए। चलो यार, मैं इसका 2 पार्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी भी कमर आज बहुत ज़्यादा पेन कर रही है सर्दी के कारण। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, 100% मज़ा आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।